वैसे मैं डिप्टी चेयरमैन सर यह फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं दलित एट्रोसिटीज पर बोलूं कि कश्मीर की सिचुएशन पर बोलूं, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस रिसेंट दलित एट्रोसिटीज पर जो चर्चा हो रही थी उस पर 6 घंटों की चर्चा के दौरान लगभग 34 सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया है। सबके नामों की यहां पर चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि लंबा समय गुजर गया है और विशेष रूप से इस पर जो चर्चा प्रारंभ हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था जो कि अभी हाल में ही एक घटना गुजरात में घटित हुई है। उसके परिणाम स्वरूप चाहे लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, यह फैसला हुआ कि देश में दलित एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, इसलिए उस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। मैं गुजरात की घटना के बारे में कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो भी गुजरात की घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश में नहीं होनी चाहिए। मैं ही ऐसा सोचता हूं, यह नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं इस सदन के सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे और देश का कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को जस्टिफाई नहीं करेगा। और मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं देश की समाज की मानवता के लिए यह कलंक है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आप उठकर खड़े होकर मेरे ऊपर कह दें जब से 2 वर्षों से आपकी सरकार बनी है तब से दलित एट्रोसिटीज की इतनी घटनाएं बढ़ी हैं। मैं कह दूं कि आपके पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है इतनी दलित एट्रोसिटीज की घटनाएं हुई हैं। मैं समझता हूं यह समस्या का समाधान नहीं है, यह हाउस ऑफ एल्डर्स है। क्या हम यहां की परंपराओं को नहीं बदल सकते? क्या हम यह नहीं तय कर सकते? इस प्रकार के राष्ट्रीय हितों से, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए यदि कोई भी सवालात हों तो एक बार हम दलगत भावनाओं से भी ऊपर उठकर इसकी चर्चा करें। मैं अपने मित्रों के साथ यही चर्चा कर रहा था अभी कि मैं क्या बोलूं। क्या मैं यह कहूं कि कांग्रेस के शासनकाल में दलितों के ऊपर 39,000-48,000 अत्याचार हुए, माइनॉरिटीज के ऊपर इतने अत्याचार हुए, मैं यह बोलूं और वो हमको कहें कि इतने अत्याचार हुए। अब गुजरात की घटना की चर्चा हो रही है तो मैं एक आंकड़े देख रहा था, मैं सचमुच इन आंकड़ों की भी यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता था डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन एक नजीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। अब 2015 पीछे नहीं ले जाऊंगा, पीछे के भी आंकड़ों को यदि मैं देखूंगा, कोई भी देखेगा तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि घटनाएं तो हुई हैं, केवल गुजरात में नहीं हुई, देश के लगभग सभी राज्यों में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। और कुछ सम्मानित सदस्यों को मैं देख रहा था, हमारे अहमद भाई भी बोल रहे थे, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं शरद यादव जी, तो गुजरात का नाम लेते थे, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, उसके बाद चुप उसके आगे किसी चौथे राज्य का वह नाम नहीं लेते थे। लेकिन छोड़िए, मैं सभी राज्यों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यहां मैं गुजरात के बारे में ही बतलाना चाहता हूं कि 2015 में गुजरात में मर्डर की जो घटनाएं हुई हैं वह 13, रेप की 35 और टोटल इंसिडेंट्स जो हुए हैं वह 979। अब देखिए, अब कह दिया कि FIR अच्छा, अब जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, मेरी बात करें, बिहार, ये हमारे आंकड़े नहीं है, यह सब सारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। बिहार, अब देखिए, हमारे शरद भाई यहां पर नहीं हैं, यदि वो होते तो उन्होंने नाम बिहार का नहीं लिया, लेकिन बिहार में मर्डर 78 केवल 2015 में, एक साल में, रेप की 42 और टोटल 6,367, नाम नहीं लिया। कर्नाटका मर्डर के 44 इस साल विद इन ए ईयर,
रेप के 58, टोटल 1852। उत्तर प्रदेश मर्डर 204 विद इन ए ईयर 2015, रेप 444, टोटल 8357। लेकिन मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा और शेष मैं यहां पर आंकड़े नहीं प्रस्तुत करूंगा। सचमुच मुझे संकोच लग रहा है, मुझे खुद ही तकलीफ हो रही है कि आजादी हासिल किए हुए 70 वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन आज भी हम ऐसे हालात नहीं पैदा कर पाए कि जो घटनाएं मानवता के लिए कलंक होती हैं, उन घटनाओं को हम या तो मिनिमाइज कर सकें अथवा उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर सकें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक प्रकार का माइंडसेट है, एक मानसिकता है, और यह मानसिकता विकृत मानसिकता है। और इस विकृत मानसिकता में बदलाव लाने का काम केवल नियम कानूनों के माध्यम से नहीं हो सकता है। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से यह मानना है। समाज के अंदर हमको जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों के प्रति लोगों के अंदर एक आस्था पैदा करनी पड़ेगी। और यह काम केवल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नहीं हो सकता है अथवा रूलिंग पार्टी के द्वारा ही नहीं हो सकता है, बल्कि मैं यह मानता हूं कि इसमें देश के जो सोशल, कल्चरल और दूसरे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और हमारा यह कहना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक कार्यक्रम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात तो कि और दूसरी पार्टियां नहीं करती, मैं कलंकित नहीं करना चाहता, तो किसी को दोष नहीं देना चाहता। जैसे हम लोगों ने भी कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में पहले भी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी काम करते थे, तो लेते थे कि दलितों के लिए हमको क्या करना है, बस्तियों में जाना, सेवा करना, ये करना, लोगों को बैठाना। अब कहीं पर कार्यक्रम अधिक होते थे, कहीं पर कम होते थे। मैं समझता हूं सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस देश के इस जिम्मेदारी को तो संभालेगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ इस प्रकार के, जिसे आप कह सकते हैं सोशल, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अपने हाथ में लें, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि आजादी हासिल होने के बाद राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति जन सामान्य में जो पहले आस्था, श्रद्धा हुआ करती थी, उसमें काफी गिरावट आई है। आवश्यकता है, यह एक जो क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो देश में पैदा हुई है, उसको भी हम सभी लोग मिलकर एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। और इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम चैलेंज के रूप में तभी स्वीकार करेंगे जब हमारी इमेज जनता के बीच केवल एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में नहीं होगी, बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में इमर्ज होकर आएगी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इमर्ज होकर आएगी। यह मैं एक अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं। इसलिए मैंने यह कहा, माइंडसेट, देश की जनता के माइंडसेट में भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार के हमको तरह तरह के कार्यक्रम हाथ में लेने होंगे, तभी हम उनकी मानसिकता में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वह तो जो गरीब, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, ऐसे लोगों को वह कहते थे, इन्हें दलित मत कहो, यह दरिद्र नारायण है, इनके अंदर नारायण को देखो, इनके अंदर परमात्मा को देखो, इनको भगवान को देखो। और इस रूप में कार्यकर्ताओं को इंस्पायर करते थे, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते थे कि इस रूप में उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और मैं एक घटना, इसी सदन के एक सम्मानित सदस्य रहे, अब से उत्तराखंड राज्य सरकार की बात छोड़िए, कांग्रेस की है, किसकी है, उसकी है, उसकी बात छोड़िए। एक मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं हो रहा था, इसी सदन के सदस्य रहे हैं तरुण विजय जी। तरुण विजय जी ने दलितों को लिया और दलितों को लेकर वो मंदिर में प्रवेश करने गए, और उनको जितनी जख्म हुई है, जितनी चोट लगी है तरुण विजय को, कि शायद और थोड़ी सी गहरी चोट यदि पहुंची होती, शायद आज दुनिया में न होते। मैं समझता हूं ऐसे लोगों की आवश्यकता है काम करने की। और हम लोग केवल फिजिकल वायलेंस की बात करते हैं, प्लीज। और मैं केवल फिजिकल वायलेंस को लेकर ही चिंता व्यक्त नहीं कर रहा,
No, please. No, please let him. No, no, no. No, no, no. Don't interrupt. No, please. No, 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 no. Let him. No, this is not necessary. We had 6-hour discussion. Sit down, sit down. No, sit down, sit down. Ramraji, sit down. Sit down, sit down. 6 hours you spoke. Sit down. No, what is this? No, no. No, please. No, please. No, sit down. Not going on record. Not going on record. No, Minister, please. Please. So what is this at this point of time? Tamda. Oh, that. Oh. Tamdaji. It is not going on record. No. See, we got 6-hour discussion. Now you want to say, what do you want to say now? There is nothing more to be said. No, no, it is not going on record. Sit down. Sit down. No, no, sit down. Please, you ignore, you please continue. You ignore and you please continue. 6 hours you spoke and... मैं डिप्टी चेयरमैन you बोलिए, आप बोलिए. मैं ये अनुरोध कर रहा था. आप बोलिए. हम लोगों को फिजिकल वायलेंस की ही केवल चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि वर्बल एब्यूजेस यह भी व्यक्ति को अपमानित करती हैं, यह भी व्यक्ति को आहत करती हैं. मौखिक रूप से हम किसी को अपशब्दों का प्रयोग कर दे, कुछ कर दे. कल बहन मायावती जी के साथ जो कुछ भी हुआ, अब उसके संबंध में हमारे इस सदन के नेता श्री अरुण जी जेटली खेद व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने जो भी कहना चाहिए उन्होंने कहा है. लेकिन कल जो ही मुझे भी इस बात की जानकारी मिली, सचमुच मैं भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं. सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात, किसी भी पंथ अथवा मजहब को मानने वाली कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, वो पूरे हर हिंदुस्तानी की मां बहन बेटी होती है. केवल हिंदुस्तानी की ही मां बहन बेटी नहीं होती, बल्कि हम तो सचमुच विश्व के लोग हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भी हम उसी नजरिए से देखते हैं. यह मान्यता भारत की रही है. लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हरकत करने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी समाज को कंडेम करना चाहिए. अब मैं कुछ कार्यक्रम जो हमारी सरकार ने इधर लिया, लोगों के आर्थिक हालात में सुधार लाने के लिए, लोगों के अंदर एक भविष्य के प्रति, भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता रहती है, फ्यूचर को लेकर जो अनसर्टेनिटी रहती है, उससे एक निजात दिलाने के लिए. देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सच्चाई को कोई नहीं स्वीकार करेगा कि किसी प्रधानमंत्री ने एक बार पहल की है. कितनी सफलता मिली, नहीं मिली, इसका तो भविष्य में मूल्यांकन होगा. मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमको 100% इसमें कामयाबी मिल गई है. इसका मूल्यांकन तो भविष्य करेगा. एक पहली बार देश के गरीबों को भी यह अधिकार दिलाने में सचमुच हम लोगों को किसी न किसी हद तक यह कामयाबी हासिल हुई है कि अब देश का सबसे गरीब व्यक्ति जो बैंक का चमचमाता हुआ दरवाजा देखकर उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब वह भी साहा छुटाकर बैंक के अंदर जा सकता है. उसको प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जोड़ा है. देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम यह हमारी सरकार ने किया. स्टैंड अप का कार्यक्रम नहीं, स्टैंड अप का कार्यक्रम है केवल एससी और एसटी नौजवानों के लिए. यह स्टैंड अप का कार्यक्रम, कम से कम ब्याज दर पर उन्हें कर्ज मुहैया कराया जाना ताकि वह कोई उद्योग लगा सके, कोई इंडस्ट्री लगा सके. बैठ जाए, यील्ड करने को तैयार हूं. कि आप कहे ये सक्षम है, इनको बैसाखी की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री देश के. मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी है, ये बेसिक सेविंग्स अकाउंट का जो स्कीम था, बेसिक बैंक सेविंग अकाउंट्स का, प्रणब मुखर्जी जी ने 2011 में आरंभ किया था. ये सही बात है कि उस वक्त जो 17 करोड़ खाते खुले थे, ये भी सही है कि आपके आने के बाद वही उसका नाम बदला गया और जनधन योजना हो गया और खाते ज्यादा खुले. चिंता का विषय ये है दो. एक तो 80%, अभी कल के अखबार में आया कि जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस के खाते पड़े हैं. उसमें जो पैसा कहा था 2000-5000 वो भी गया नहीं. दूसरी बात, उनका दुरुपयोग हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. अभी मुंबई में केस पकड़े गए
क्योंकि वो गरीबों के खाते खुले हैं। अब ये परसों पकड़े गए हैं, जो एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़ा है, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो गया, ये एक बात है। और दूसरी बात तो मैं कहूँगा नहीं, आप कहोगे आपके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया जुमला था, वो 15 लाख की इंतजार है। डिप्टी चेयरमैन सर, एक स्टैंड अप इस कार्यक्रम की मैंने चर्चा की कि सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि कम से कम एक एससी और एसटी नौजवान को और एक महिला को वह अपने बैंक से, जो एससी एसटी केवल होंगे, उन्हें कर्ज मुहैया कराएंगे ताकि कोई एक अपना बड़ा अच्छा खाता वो उद्योग खड़ा कर सकें। और 1.25 लाख लोगों ने अब 1.25 लाख ब्रांचेज हैं, अब 1.25 लाख में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 4 लाख के आसपास की यह संख्या पहुंचती है। सबसे बड़ी बात कि मैं समझता हूं कि संवेदनशील प्राय हर व्यक्ति होता है। क्यों गुलाम भाई? संवेदनशील तो आप भी हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन एक काम जो हमारी सरकार ने किया है, एलपीजी गैस कनेक्शन। क्या कभी लकड़ी जलाकर खाना बनाने वाली वह माताएं बहनें कभी सोच सकती थी कि उनको भी एलपीजी गैस कनेक्शन खाना बनाने के लिए मिलेगा? वह मुहैया कराने का काम ये हमारी अरे हुआ, उसका भी कल आया है। 23,000 उधर का है, सिर्फ 2,000 का फायदा हुआ। क्या है 2000? अच्छा, वो भी पिछली सरकार का। चलिए, सब यदि पिछली सरकार का है तो मान लिया, वैसे मैं स्वीकार नहीं करता। यदि सब पिछली सरकार का है तो कम से कम इस बात के लिए तो हमारी सरकार को बधाई दे दीजिए। कम से कम इस बात के लिए तो हमारी सरकार की बधाई दे दीजिए कि हमारी सरकार की अप्रोच पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कम से कम तो इसके लिए तो बधाई दी जानी चाहिए कि जो आपने किया हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक हर घर में हिंदुस्तान, अमीरों के पास तो शौचालय होते ही हैं, गरीब परिवारों में शौचालय नहीं होते हैं। माताओं बहनों को किस तरीके से बाहर जाना पड़ता है नित्य क्रिया के लिए, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने यह अपनी तरफ से प्रयत्न तो किया है कि हर परिवार में एक शौचालय होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी गरीबों के, दलितों के सशक्तिकरण के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, गुलाम नबी भाई और हमारे सिंघवी जी, शर्मा जी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं यह दावा नहीं करता हूं कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है केवल हम ही कर रहे हैं, इसके पहले किसी ने नहीं किया। हाँ, आपने भी किया, हम भी कर रहे हैं। देश बनाने का काम अकेले कोई राजनीतिक पार्टी, भले ही वह पावर में हो, नहीं कर सकती। सबको मिलजुल कर ही करना होगा। सबको विश्वास में लेकर ही भारत जैसे देश को एक सशक्त देश बनाया जा सकता है, स्वाभिमानी देश बनाया जा सकता है। वैसे वो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। गुजरात की घटना की मैं जरूर यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस डिटेल में तो बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह घटना जो घटित हुई है, पहले ही मैंने इसकी निंदा की है। और इसमें पीड़ितों ने लगभग 7 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई, जो सभी गांव बेदिया तालुक उप जिला गिर सोमनाथ के निवासी हैं। और एफआईआर दर्ज हुई है जिसका नंबर है 127/16 आईपीसी की धारा 307, 395, 324, 323, 504 तथा गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 135 और धारा 325 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। और प्राथमिक और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद धारा 342, 365 आईपीसी तथा धारा 31E/RSU अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जोड़ा गया। He is not yielding. Sit down. He is not yielding. He is not yielding. और डिप्टी चेयरमैन सर, मैं ये कहना चाहता हूं, He is not yielding. Sit down. 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 16 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। No, Shalja ji is not yielding. Sit down.
You cannot interrupt like this. मैं महिला हैं, सम्मान करना चाहिए। No, that will not going on record since he is not yielding. मैं He is not yielding. डिप्टी चेयरमैन साहब बोलिए। मेरी तरफ मुखातिब आप हैं, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। आप बोलिए। 16 व्यक्तियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। जो लोहे के पाइप, लाठी आज इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उनको और 3 मोबाइल फोन को आरोपियों से That is not going on जब्त कर लिया record. गया। आप बोलिए। और मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि 4 पुलिस कर्मियों को, जिनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर है, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और एक He's हेड not कांस्टेबल yielding. है, उसको He is not निलंबित कर yielding. दिया Sit down. गया। उसको निलंबित कर दिया बोलिए, गया। बोलिए। मामले की जांच हो रही है और बहन मायावती जी ने जो कहा कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बहन मायावती जी से कि एक बार इसकी चूंकि जांच हो रही है, एक पहली कार्रवाई किसी भी सरकारी अधिकारी की के खिलाफ यदि होती है तो वह सस्पेंशन की होती है, निलंबित। ठीक है उसको इतना लंबा ना लटका दिया जाए कि कई साल लग जाए। नहीं, ठीक। महीना 1.5 महीने में जांच पूरी हो जाए तो एक्शन ले लें। मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच को सीआईडी क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। अब जैसे मायावती जी ने जब जिस समय कहा कि भाई सीआईडी, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, वो भी मुख्यमंत्री रही हैं, हमसे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रही हैं, सीआईडी की क्या भूमिका होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सीआईडी को जो हम लोगों ने जांच दी है, तो वहाँ गुजरात की सरकार ने जो जांच दी है उसमें निर्धारित कर दिया है कि कितने समय के अंदर आपको चार्जशीट सबमिट करनी ही करनी है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई एक न्याय संगत फैसला हो जाए। हम इस मामले को टालना नहीं चाहते और क्या किया है, एक स्पेशल कोर्ट इसी काम के लिए कि जरूरत पड़ने पर डे टू डे की हेयरिंग होगी उस स्पेशल कोर्ट में। इस काम के लिए यह भी बनाया है। बनाने के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को लिखा है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट की कंसेंट की भी आवश्यकता होती है। और एक स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको भी सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। और यह कहा गया है सीआईडी क्राइम ब्रांच को कि 60 दिनों के अंदर वह न्यायालय में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दे। आपने सीबीआई जांच की मांग की थी। स्वाभाविक है कि लोगों को सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लोगों का भरोसा है, विश्वास है। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सीबीआई के मामले, आप छोटी सी मामले हो आप दे दिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हम लोगों की एक तहे दिल ख्वाहिश ये थी, इच्छा ये थी कि यही घटना हुई है, बहुत ही गंभीर घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसमें न्याय यदि मिलना चाहिए तो 6 महीने के अंदर न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यह कहा कि इसको जल्दी से जल्दी स्पेशल कोर्ट बनाई जाए और इस पूरे के पूरे मामले की जांच कराकर 60 दिनों के अंदर वो जी। मैं इसके संबंध में वहां के मुख्यमंत्री से बात करूं। हाँ, एक शुल्कास्ट का भी न्यायिक आदमी रखा जाए तो ज्यादा ठीक है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मैं निश्चित रूप से बात करूंगा। वैसे जहां तक होम मिनिस्ट्री का प्रश्न है, डिप्टी चेयरमैन सर, मैं बताना चाहता हूं, वैसे हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हमारे मित्र श्री थावरचंद जी गहलोत ने बहुत ही विस्तार में सारी बातें आप रखी हैं उन्होंने, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट की चर्चा इन्होंने की थी, एक्चुअली बना था 1990 में ही यह एक्ट बना था, लेकिन थोड़ा सा और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए फिर यह एक्ट 2015 में पारित हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 2 महीने के अंदर ही इसमें इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए और चार्जशीट सबमिट हो जानी चाहिए। यह एक शर्त है इस एक्ट के अंदर। दूसरा ये है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर किसी चीज की उपेक्षा करता है, मामले को जितनी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेता है, तो क्या करना चाहिए, अथवा किसे यह माना जाए कि उसका यह विलफुल नेग्लिजेंस है। विलफुल नेग्लिजेंस यह डिफाइन नहीं था। विलफुल नेग्लिजेंस को हम लोगों ने इसमें डिफाइन किया है। मैंने एक चीज और, मैं जो अनुभव करता हूं
कन्विक्शन रेट के बारे में जब चर्चा हो रही थी, जब आप लोगों ने कहा कि कन्विक्शन रेट जितना होना चाहिए उतना कन्विक्शन रेट नहीं है। कन्विक्शन रेट पहले 23% था, उसके बाद अब इधर जो आंकड़े मिले हैं वो 28 अथवा 29% है, 28.8% है। लेकिन मैं मानता हूं कि कम है, हम एक बार बैठकर इस संबंध में विचार करेंगे कि ये देखें कि साथ ही चूंकि इस बात की भी जांच करनी पड़ती है कि एफआईआर सही है या गलत है, क्योंकि कभी कभी कुछ मामलों में हमने देखा है कि लोग एफआईआर गलत कराते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड क्लास के 2 ही लोग हैं, आपस में यदि उनकी दुश्मनी है तो किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जो है अपना जो है हाथ का वो बनाकर उसके माध्यम से वो एफआईआर वो तो चलिए होता है। तो अंत में डिप्टी चेयरमैन सर ज्यादा कुछ न कहते हुए और जो सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिया है उसको मैं स्वयं देखूंगा, उस पर कैसे कितना कर सकता हूं वह करने की मैं कोशिश करूंगा। अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की हमारे देश के दलितों पर होने वाली जो अत्याचार की, चाहे फिजिकल वायलेंस की हो अथवा वर्बल एब्यूज़ की हो, वो हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। यही सदन को विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को मैं